हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी कि कभी भी जब आप थक जाते हैं तब मत रुकिए, आप रुकिए तब जब आपका टारगेट जो है, आपका लक्ष्य जो है वो आपका अचीव हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिना रुके बिना थके बस निरंतर करते रहना, पर इसका मतलब ये है कि आपने तब तक निराश नहीं होना है, तब तक आपने अथक मेहनत हर दिन करनी है जब तक आपका लक्ष्य नहीं हासिल हो जाता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। The two-day summit on peace that ended on Sunday in Bergenstock met with mixed outcomes। बोल रहे हैं 2 दिन का समिट ऑन पीस हुआ जिसकी अंतिम चरण कब हुआ? संडे को। कहाँ पे? बर्जनस्टॉक में। उसमें मिक्स्ड आउटकम्स मिले। मिक्स्ड आउटकम्स मतलब कुछ जो चीज़ें कुछ पॉजिटिव हुई, कुछ नेगेटिव हुई, जो कुछ चाहते थे करना वो हुआ, कुछ जो हासिल करना चाहते थे वो चीज़ें हासिल हुई, कुछ नहीं करना हासिल चाहते थे उसका विपरीत कुछ रिएक्शन मिला। Switzerland was able to bring together more than 90 countries, at least 56 were represented by leaders। बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड जो है लगभग 90 से भी ज़्यादा देशों को एक साथ लेकर आया, जिनमें से 56 जो है उनके लीडर्स वहाँ पर पहुँचे थे और बाकियों के लीडर्स नहीं आए होंगे तो उनके कुछ डेलीगेट्स आए होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए होंगे, कोई और, है ना। एंड द फाइनल जॉइंट कम्युनिक वाज साइंड बाय अबाउट 82 कंट्रीज। जॉइंट कम्युनिक क्या होता है? एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है जिसमें वो कहा जाता है कि इस मीटिंग में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी और हम लोग इस रेजोल्यूशन पे पहुंचे हैं और ये इन देशों ने इसको स्वीकृति दी है। ठीक है, तो उसमें 82 कंट्रीज ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने साइन करा, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू इंक्लूडिंग इंडिया। और जिसमें कुछ देश जिनमें से हिंदुस्तान भी शामिल है उसने उसको साइन नहीं करा। जाहिर सी बात है 90 अराउंड, तो मतलब 92, 93, 95, 100 तक हो सकती हैं। ठीक है, 82 ने साइन करा तो मतलब 12-15 ने साइन नहीं करा। The document made a strong call for an end to the ongoing war for Russian Federation against Ukraine। बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट था उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर मतलब आवाहन किया गया, किससे? कि भाई जो रशिया फेडरेशन का वॉर चल रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में उसको खत्म किया जाए। एंड अ पिच फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। और एक पिच प्रेजेंट की गई किसके लिए? सॉवरेनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और इंटरनेशनल लॉज के अनुपालन के लिए। ठीक है, यानी कि किसी भी देश की अखंडता, संप्रभुता, उसके लिए वहां पे आह्वान किया गया। It cited 3 areas of broad understanding: nuclear safety, food security and the exchange of all prisoners of war, displaced and detained Ukrainians। बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 एरियाज, बड़े एरियाज पे डिस्कशन किया गया, कहा गया न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी और एक्सचेंज ऑफ ऑल प्रिजनर ऑफ वॉर का, जिनको डिस्प्लेस किया गया है, डिटेन किया गया है, और यूक्रेनियंस जिनको डिस्प्लेस किया गया, डिटेन किया गया, उन सबका एक्सचेंज हो। ठीक है, यानी कि रशिया के कुछ प्रिजनर्स होंगे यूक्रेन के पास में, यूक्रेन के कुछ प्रिजनर्स होंगे रशिया के पास में, उनका एक्सचेंज हो। इन चीज़ों की डिमांड की गई है। द स्टेटमेंट वॉज नॉट वेरी एम्बिशियस इन इट्स स्कोप। जो भी स्टेटमेंट थी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। एज द ऑर्गेनाइजर्स वर कीन टू ब्रिंग एज मैनी कंट्रीज। जितना कि एम्बिशियस वो लोग इस बात को थे कि हम जितने ज़्यादा देशों का आह्वान कर सकें, बुला सकें, उतना। पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ ऑन बोर्ड। खास तौर पे ग्लोबल साउथ के देशों को इस जो भी उनका उद्देश्य था उसके ऊपर उनको राजी करना, विच दे मैनेज टू डू टू सम एक्सटेंट, जो कि वो कुछ हद तक कर भी पाए। हाउएवर, despite all these areas where Ukrainian President Zelensky hailed a historic victory। बोल रहे हैं हालांकि डिस्पाइट, बोल रहे हैं कि इन सभी एरियाज जहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले विक्ट्री थे, ऐतिहासिक जीत थी उनके लिए, देयर वर शॉर्टकमिंग्स, अब वहाँ पे कुछ कमियां भी हैं। स्विट्जरलैंड्स डिसीजन नॉट टू इनवाइट रशिया, स्विट्जरलैंड का जो फैसला था कि वो रशिया को इनवाइट नहीं करेंगे, एंड टू बिल्ड देयर नेगोशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ यूक्रेन पीस फॉर्मूला, और अपना जो भी नेगोशिएशन करेंगे वो यूक्रेन के पीस फॉर्मूला के बेस पर करेंगे, अलॉन्ग विद द यूएन रेजोल्यूशन, और साथ में उस पर यूएन रेजोल्यूशन शामिल होगा। मेड द इवेंट अपीयर वन साइडेड, इससे ये इवेंट
एक तरफा दिखाई देता है। अब होता क्या है, जब आप दो पार्टीज की बात कर रहे हैं तो आपने अगर दोनों के बीच में सुलह करवानी है तो दोनों पार्टीज वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। एक पार्टी आई और आपने उसके बेसिस पे अपना फैसला सुना दिया तो दैट मीन्स कि आप दूसरी पार्टी को अहमियत ही नहीं दे रहे, आप उनके जो पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स है, उनके ओपिनियन है, उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है, आप वन साइडेड फैसला सुना रहे हैं। द फेलियर इन कन्विंसिंग चाइना विच arguably holds the most sway over Moscow, बोल रहे हैं कि जो फेलियर, विफलता रही कि चाइना को मनाने के लिए, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्वे ओवर मतलब उनके ऊपर उसकी अहमियत है, मॉस्को यानी कि रशिया में चाइना की बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उनको भी ये मना पाने में फेल रहे। टू इवन सेंड अ डेलीगेशन वॉज अनदर ब्लो, कि चाइना अपना कोई खुद नहीं आ पाए उनके प्रेसिडेंट, तो एटलीस्ट उनकी डेलीगेशन आए, लेकिन वो भी नहीं आए, तो ये एक और झटका था। That no BRICS member, current and future, signed on to the statement indicates that it was a non-starter among the emerging economies. बोल रहे हैं कि क्योंकि किसी भी ब्रिक्स कंट्री ने, चाहे करंट हो चाहे फ्यूचर कंट्रीज हो, ब्रिक्स में शामिल होने वाले भी कुछ और लिस्ट लंबी हो गई है ब्रिक्स की, है ना, तो वो कंट्रीज हो, किसी ने भी इसके ऊपर साइन नहीं करा, जो कि इस बात को इशारा करता है कि जो इमर्जिंग, उभरती हुई डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पे ये नॉन स्टार्टर रहा, यानी कि वहाँ पे ये जो फैसला था वो मान्य नहीं रहा, वो सही नहीं मान रहे इस फैसले को। Switzerland, Ukraine and other Western countries had made a special attempt to win India's favor for the conference. स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन और कुछ और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कई सारे स्पेशल अटेम्प्ट्स किए थे, लगाए थे कि हिंदुस्तान का पक्ष, वो हिंदुस्तान का फेवर इस कॉन्फ्रेंस में हासिल कर पाए, इंक्लूडिंग द लास्ट मिनट अपील बाय मिस्टर ज़ेलेंस्की व्हेन ही मेट पीएम मोदी एट द G7 आउटरीच समिट इन इटली। और ख़ास तौर पे जब लास्ट मिनट पे मिस्टर ज़ेलेंस्की जब प्रधानमंत्री से मिले तो उन्हें लास्ट मिनट पे उनसे अपील करी, कब, जब G7 आउटरीच समिट हुआ इटली में। एज अ क्लोज पार्टनर ऑफ रशिया, क्यों कह रहा, हिंदुस्तान से गुहार क्यों लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान रशिया का अच्छा दोस्त है। अ की ग्लोबल साउथ प्लेयर, ग्लोबल साउथ का एक मुख्य देश है, एंड अ कंट्री दैट हैज केप्ट अ बैलेंस इन द कन्फ्लिक्ट, और एक ऐसा देश है जिसने इस मतभेद में, इस कन्फ्लिक्ट में अभी तक एक बैलेंस बना के चला हुआ है। India's presence would have been a major win for the organizers. हिंदुस्तान अगर इसमें शामिल हो जाता तो वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बड़ी जीत होती। However, while New Delhi sent the NSA and Deputy NSA to 2 preparatory conferences in Jeddah and Davos, बोल रहे हैं कि हालांकि हिंदुस्तान ने NSA और Deputy NSA लेवल के अधिकारियों को, जो इसकी प्रिपरेटरी यानी कि तैयारियों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जेडा में और डेवोस में, वहाँ पे NSA और Deputy NSA को भेजा था। The Indian delegation here was led by Secretary West in the External Affairs Ministry, और यहाँ पे जो इंडियन डेलीगेशन था उसको हेड कौन करे थे, उसके हेड थे सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट, कहाँ पे, इन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट हैं वो हेड कर रहे थे। India has consistently abstained from every resolution at the UN Security Council. हिंदुस्तान लगातार अभी तक परहेज कर रहा है हर एक रेजोल्यूशन जो भी यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, IAEA में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में या किसी भी दूसरे मल्टीलैटरल फोरा, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे उठाया गया है, उसको दैट सीक्स टू क्रिटिसाइज रशिया फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जिसमें कि रशिया को क्रिटिसाइज किया गया हो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करने में, उसके ऊपर आक्रमण करने में, उस हर एक रेजोल्यूशन से हिंदुस्तान ने परहेज किया है। While India may share concerns over much of the text released at the conference, बोल रहे हैं कि हालांकि हिंदुस्तान कुछ वहाँ पे चिंता जाहिर जरूर कर रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो टेक्स्ट रिलीज किया गया, जो रिटन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, उसके बारे में इट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट्स ओवर्टली एंटी रशियन स्लैंट, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एंटी रशियन ओपिनियन के साथ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता था, ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं बोल सकते थे। इन इट्स प्रेजेंस हाउएवर न्यू दिल्ली शोड दैट इट इज विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, बोल रहे हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति जाहिर करके हिंदुस्तान ने ये साफ कर दिया कि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बनना चाहते हैं, स्पेशली इफ इट लीड्स टू अ मोर इंक्लूसिव फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, खास तौर पे तब जब फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा इंक्लूसिव हों विद रशिया एंड यूक्रेन एट द टेबल, जिसमें रशिया और यूक्रेन शामिल हों। यानी कि अभी तो ये ज्यादा इंक्लूसिव नहीं रही, इसमें आपने केवल यूक्रेन का पक्ष रख दिया, लेकिन रशिया को भी तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, तो उनको इन्वाइट ही नहीं किया गया तो वो कैसे आते।
ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर फ्यूचर में रशिया यूक्रेन शामिल होंगे तो हम ज़रूर इस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहेंगे। एज अ रिजल्ट इंडियाज डिसीजन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट नॉट टू एंडोर्स इट्स आउटकम वॉज प्रोबेबली अ फॉरगॉन कंक्लूजन। बोल रहे हैं तो इसी के नतीजतन हिंदुस्तान का जो फैसला था कि वो कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करेंगे लेकिन इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उसको वो प्रचारित नहीं करेंगे, वो शायद पहले ही समझ लिया गया था कि यही कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, एट द समिट ऑन पीस इन बर्जनस्टॉक व्हाट कैन बी इन्फोर्ड अबाउट इंडियाज रोल बेस्ड ऑन इट्स डिसीजन टू अटेंड बट नॉट वोट ऑन द फाइनल जॉइंट कम्युनिक। बोल रहे हैं कि बर्जनस्टॉक में जो हिंदुस्तान का फैसला रहा कि भाई हम जाएंगे, उसका पार्ट बनेंगे, लेकिन लास्ट जो कम्युनिक है उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे क्या पता चलता है हिंदुस्तान के स्टैंड के बारे में, क्या स्पष्टता होती है कि भाई हिंदुस्तान न्यूट्रल है अभी तक इस चीज़ के ऊपर। वो ये तो चाहता है कि भाई वो चाहता है कि दोनों पक्षों की बात सुने, किसी एक पक्ष की तरफ का ओपिनियन देख के, उनका डिसीजन देख के वो फैसला नहीं सुनाना चाहते। इंडिया प्लेड अ न्यूट्रल रोल बाय अटेंडिंग बट नॉट एंडोर्सिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया वॉज स्केप्टिकल अबाउट द इंक्लूसिविटी ऑफ द समिट्स प्रोसेस, कि वो डाउटफुल था कि ये ज़्यादा इंक्लूसिव है या नहीं है। डाउटफुल नहीं तो उनको पता ही इंक्लूसिव नहीं है। इंडिया फुली सपोर्टेड द समिट्स ऑब्जेक्टिव एंड कंक्लूजन्स। इनकरेक्ट है। इंडिया अपोज द समिट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। ये भी इनकरेक्ट है। Which of the following is a valid criticism of the outcomes of the summit on peace? बोल रहे हैं कि summit on peace के जो outcomes आए उनका valid criticism क्या है, इनमें से निम्नलिखित में से क्या है? The summit failed to address nuclear safety, food security and the release of prisoners effectively. तो ये टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए गए। The non-participation of Russia and BRICS nations indicated a lack of global consensus. बिल्कुल करेक्ट है। रशिया को उन्होंने खुद नहीं बुलाया, ब्रिक्स कंट्रीज ने खुद साइन नहीं करा। तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो ये G7 कंट्रीज प्रचारित करना चाहते हैं ना कि हम लोग ये ओपिनियन रखते हैं, आप भी मानो, वो हर देश नहीं मान रहा। ठीक है, हर देश की नज़र में रशिया एक गुनहगार नहीं है, हर देश की नज़र में इजराइल अच्छा देश नहीं है। ठीक है, सो बी द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया एंड ब्रिक्स नेशन इंडिकेटेड अ लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What was the main reason for India's participation in the summit on peace without endorsing its outcome? बोल रहे हैं कि क्या मुख्य कारण था कि हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उसने इसका जो आउटकम था, जॉइंट कम्युनिक था, उसको एंडोर्स नहीं किया। तो कारण यही था कि हिंदुस्तान की दोस्ती है रशिया के साथ में और अभी तक उन्होंने किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करा है। उन्होंने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है, दोनों पक्षों में एक बैलेंस उन्होंने बना के चले हैं। ठीक है, इंडिया वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स सपोर्ट फॉर यूक्रेन एक्सक्लूसिवली। अगर यूक्रेन के लिए इकलौता सपोर्ट दिखाना चाहते तो वो इस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स भी करते, तो ये इनकरेक्ट है। इंडियाज हिस्टोरिकल अलायंस विद रशिया इन्फ्लुएंस्ड इट्स डिसीजन टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देखो ये बात खुले तौर पे जाहिर है और हिंदुस्तान इस चीज़ से पीछे भी नहीं हट रहा कि नहीं हम इस बात की वजह से कर रहे हैं। इस चीज़ से हिंदुस्तान पीछे भी नहीं हट रहा, वो कह रहा है कि वो हमारा दोस्त है और हम उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकते, गद्दारी नहीं कर सकते। Why did India send a relatively lower level delegation led by the Secretary West to the summit on peace? क्यों हिंदुस्तान ने लोअर लेवल के पदाधिकारी भेजे यहाँ पे? उनका मतलब था कि देखो हम भेज तो रहे हैं बंदे, ठीक है, लेकिन हम पूरी तरीके से आपके उद्देश्य से सहमत नहीं हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे साइन नहीं करेंगे। इंडिया इंटेंडेड टू फुली सपोर्ट द समिट्स रेजोल्यूशन। इनकरेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अनअवेलेबल ड्यू टू other commitments. Incorrect है। Sending a lower level delegation signaled India's cautious engagement without full endorsement. बिल्कुल करेक्ट है कि वो सावधानी से वहाँ पे engagement तो दिखा रहे थे कि हाँ जी ठीक है हम आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहते कि हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? तो पैसेज डिप्लोमेसी को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, कुछ पॉजिटिव तो निकल कर आया नहीं, कुछ क्रिटिकल भी नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज भी नहीं जिसको नजरअंदाज किया जाए। तो क्या यहाँ पे डिस्कशन हुआ? डिप्लोमेटिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज वी एंटर्ड हिज फार्म, जैसे ही हम उसकी फार्म में एंटर
किए, वी वर सरप्राइज्ड, हम बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए. देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर, हर जगह पे सड़ी गली पत्तियां, जंगली घास, पौधे और घास था हर जगह. सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस डैश सो ड्राई एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट्स. At places we saw some plants with colorful leaves. कुछ जगहों पे हमें कलरफुल लीव्स वाले प्लांट्स भी दिखे. Why these? ये क्यों? भास्कर भाई said they were croton plants which gave him a signal when the soil became dry. और ये क्या है? क्रॉटन प्लांट्स हैं जो कि सॉइल के सूखा होने पे, ड्राई होने पे उनको सिग्नल देते हैं. We were surprised. How? हम बड़े हैरान रह गए. कैसे? He explained that the roots of the croton do not go deep in the ground. बोल रहे हैं कि क्रॉटन प्लांट की रूट्स जो है वो जड़ें जो हैं वो जमीन में बहुत गहरी नहीं होती. So when the top layer of the soil becomes dry, तो जब टॉप लेयर सॉइल की जब ड्राई हो जाती है, the croton leaves bend and become dash, तब वो झुक जाती हैं और क्या हो जाएंगी? ड्राई हो जाएंगी या मुरझा जाएंगी. This signal tells भास्कर भाई which part of his farm needs to be watered. तो इससे उनको पता चल जाता है कि कौन से हिस्से के उनके फार्म के कौन से हिस्से को पानी देने की जरूरत है. वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, हमें वो जगह बहुत ही सॉफ्ट और क्रम्बली दिखाई दी. क्रम्बली मतलब भुरभुरी सी, हाथ से छूने से वो रेत में बदल जा रही है. वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स, हमें बहुत लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज दिखाई दिए जहाँ पे फ्रेश कोकोनट्स लगे हुए थे. We thought he must be using some special fertilizers. हमें लगा कि वो कुछ खास तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे होंगे. भास्कर भाई said he does not buy fertilizers made in factories. उन्होंने कहा कि मैं फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदता. His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. इनकी जमीन इसलिए उपजाऊ है क्योंकि सारे जो ड्राइड लीव्स हैं वो धीरे धीरे सड़ते हैं और जमीन के साथ में, मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं. He dashed the soil and told us to look. तो उनने उठाई होगी और उनको देखने के लिए कहा होगा. Soil in his hand, he put the soil in his hand हो सकता है. ठीक है. We saw thousands of earthworm, हमने हजारों की संख्या में earthworms दिखाई दिए. These are my soil's best friend, ये मेरी मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं. He said the earthworms soften the soil as they keep digging. earthworms जो है वो जमीन को सॉफ्ट कर देते हैं, मिट्टी को सॉफ्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा खोदते रहते हैं. डैश टू मेक टनल्स, टनल्स बनाने के लिए. दिस वे एयर एंड वाटर कैन इजीली गेट इनटू द सॉइल, इस तरीके से हवा और पानी जो है वो आसानी से जमीन के अंदर चला जाता है. earthworms also eat the dead leaves and plants and their droppings fertilize the soil. बोल रहे हैं कि earthworms जो है वो डेड लीव्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं और उनके जो स्टूल होता है, उनका जो वेस्ट होता है वो जमीन को और ज़्यादा उपजाऊ बनाता है. Some of the tree branches dash so dry as if eaten by insects. Contented मतलब संतुष्ट, रिफाइंड मतलब सुधारा हुआ, कंसिडर्ड मतलब माना हुआ, विचार किया हुआ, और सीम्ड मतलब देखने में लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था. तो यहाँ पे कुछ ट्री ब्रांचेस जो हैं वो लग रही थी, इतनी ड्राई लग रही थी जैसे कि मानो उनको किसी इंसेक्ट ने खा लिया हो. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई द क्रॉटन लीव्स बेंड एंड बिकम इम्पीड. इम्पीड का मतलब होता है बाधा डालना. प्रॉम्प्ट मतलब रोकना. इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष. और लिम्प, लिम्प मतलब मुरझाया हुआ, तो वो मुरझा जाती है ना. सो ऑप्शन डी लिम्प इज करेक्ट. ही डैश द सॉइल डैश एंड टोल्ड अस टू लुक. ही डग, डग मतलब खोदना. ड्रग्स मतलब नशीले पदार्थ. डिग मतलब भी अगेन खोदना ही होता है. एंड डिगिंग, डिगिंग मतलब भी खोदना होता है. डिगिंग और डिग जो है प्रेजेंट फॉर्म में आते हैं. डग मतलब उस टाइम पे किया, पास्ट की घटना है. तो यहाँ पे उसने जमीन खोदी, उस टाइम पे खोदी ना. सो ही डग द सॉइल डैश, जमीन खोदी. द सॉइल लिटिल, थोड़ी सी खोदी. तो लिटिल जो है वो साथ में अ लिटिल आएगा क्योंकि थोड़ी मात्रा बता रहे हैं वहां पे. फ्यू, फ्यू भी अगेन मात्रा बता रहे हैं, थोड़ी सी मात्रा. अ लिटिल और सम, ये सभी थोड़ी सी मात्रा बता रहे हैं. बट क्योंकि जमीन खोदी, अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, मिट्टी जो है अनकाउंटेबल है, तो इसमें साथ में क्या आएगा? अ लिटिल, थोड़ा सा खोदा उसने. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. द earthworms soften the soil as they keep digging dash to make tunnels. अब वो जमीन के क्या करते थे? अंदर खोदते थे. अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ. अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ. एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ. और अपर मतलब ऊपर अगेन. तो यहाँ पे
अंडरनीथ, जमीन के नीचे वो खोदते रहते हैं और टनल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे पैरा जंबल का क्वेश्चन है, ठीक है। एयरक्राफ्ट बाय नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोल रहे हैं कि एक विमान है किसके द्वारा, नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब विमान के आगे क्या, उसके पहले क्या, ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं है, यानी कि पी जो है वो फर्स्ट पार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पी फर्स्ट पार्ट है, इनकरेक्ट है। गिविंग द क्लीन चिट टू फॉर्मर यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल, जहाँ पे फॉर्मर पिछले जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल थे उनको क्लीन चिट मिल जाती है, उनको क्लियर मान लिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या फिर अपराध मुक्त कर दिया जाता है। द CBI हैज फाइल्ड अ क्लोजर रिपोर्ट इन इट्स प्रोब इनटू एलिजेड इरेगुलरिटीज इन द लीजिंग ऑफ, अब किसकी लीज दिया गया था, एयरक्राफ्ट बाय नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि CBI ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी है, अपनी जांच थी उनकी, एलिजेड कथित तौर पे इरेगुलरिटीज अनिश्चितता देखी गई थी, कहाँ पे, किसी चीज को लीज पे दिया गया था, किसको लीज पे दिया गया था, किसी चीज को लीज पे दिया गया था, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज वहां पे पाई गई थी। विच वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस ड्यूरिंग द UPA's करप्शन स्टेन रूल, बोल रहे हैं जो कि कब गठित किया गया था, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के गठन से वो पैदा हुआ था, गठन की वजह से वो फॉर्म हुआ था, कब के दौरान में, UPA के करप्शन के दागों से लगे हुए रूल के दौरान में, यानी कि UPA के उस कार्यकाल के दौरान में जिसके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस या दाग लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आ रही है वो आ रही है कि क्लीन चिट देते हुए फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल को जो CBI है उसने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, किस चीज की लीजिंग में, लीज किया गया था एयरक्राफ्ट बाय नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गठित किया गया था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर से, ठीक है, UPA की करप्शन वाली सरकार के दौरान में। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, Q फर्स्ट स्टेटमेंट, R सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड पार्ट, फिर P थर्ड पार्ट और S जो है लास्ट पार्ट, QRPS, QPSR, QRPS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, देखो कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है किसी का याद में करना कुछ चीज, ठीक है, तो उसके स्पेलिंग होते हैं COMMEMORATE, ठीक है। अब यहाँ पे कमेमोरेट डबल M नहीं है, यहाँ पे डबल M तो है लेकिन बाद में भी डबल M है, कमेमोरेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, उसको बोलते हैं हैंगर, जिस एरिया में विमानों को रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उसको बोलते हैं हैंगर। हॉर्स, हॉर्स मतलब नली होता है, हार्बिंगर मतलब किसी का जो दूत होता है, हैंगर एक तो होता है कपड़े टांगने वाला, तो GER होता है कपड़े टांगने वाला हैंगर, और जो GAR होता है वो होता है विमान को रखने वाला हैंगर। He said to me, what time do the banks open and close? उसने किसी से पूछा है ना, उसने एक सवाल किया कि भाई किस समय पे बैंक्स खुलते हैं और बंद होते हैं। He asked me, he said to me का क्या बन जाएगा, he asked to हट जाएगा me, क्या पूछा, what time do the banks open and close, तो क्या पूछेगा, what time the banks open and closed। so यहाँ पे he said to me नहीं आएगा, he asked me, उसने क्वेश्चन पूछा है, he asked me what time the banks opened and closed, option B is correct। Identify the part of the sentence that contains the grammatical error, यानी कि जिस हिस्से में grammatical error है वो identify करना है। One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation। बोल रहे हैं कि किसी भी ग्रेटेस्ट जिम्मेदारी है किसी भी साइंटिस्ट की, वो ये है कि जो भी उसकी डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हों उसे क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, किसके लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट एक किसी भी देश के लिए। अब यूटिलाइज
टू जो है वो इनकरेक्ट फॉर्म है, यूटिलाइज्ड फॉर द ओवरऑल, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज्ड फॉर, ठीक है। तो यूटिलाइज के साथ में क्या आएगा, फॉर आएगा। तो यहाँ पे पार्ट कौन सा एरर है जिसमें, इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्लगिश, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें स्लगिश का। स्लगिश का मतलब होता है धीमा, सुस्त, ठीक है। तो स्लो मूविंग। अब वीक क्या है, कमजोर। डल क्या है, बड़ा ही सूना सा, सुस्त सा, इनएक्टिव सा, ठीक है। एक्टिव क्या है, बड़ा ही चुस्त। तो कोई धीमा सा व्यक्ति है, स्लगिश सा व्यक्ति है, स्लो काम करता है, और एक तरफ दूसरा है कोई एक्टिव। तो एक्टिव क्या होगा इसका एंटोनिम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, इसका एंटोनिम क्या आएगा, फ्रेंडली। अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, आपके विषम है, आपके सपोर्ट में नहीं है। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही विपरीत, अनफेवरेबल। एमायबल, एमायबल का मतलब होता है काफी ज्यादा मित्रतापूर्ण, काफी ज्यादा फ्रेंडली। और वायलेंट का मतलब होता है एग्रेसिव। तो यहाँ पे एमायबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A short story with a moral, usually with animals as character। बोल रहे हैं कि एक छोटी सी स्टोरी जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर के फॉर्म में हो, उसमें कोई मॉरल हो, उस स्टोरी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फैबल। क्या बोलते हैं, फैबल। पैरोडी, पैरोडी क्या होता है, कुछ हंसी मजाक की कोई चीज बनाई हुई हो पोएट्री फॉर्म में। ओड, ओड होता है एक गीतकार में स्टैंजा, कोई कहानी बताई हो, गा के कोई कहानी बताई हो। फेबल, फेबल होता है जो कैरेक्टर, एनिमल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके कोई मॉरल स्टोरी बनाई गई हो, ठीक है। और हाइम, हाइम होता है भजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फेबल इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। इसको एटमोस्फेयर कहा जाता है। अब इसको किसको, इट जो है वो प्रोनाउन फॉर्म में है, यानी कि पहले नाउन आएगा, हम किसी चीज का जिक्र करेंगे ना कि ये पर्टिकुलर चीज है, फिर बताएंगे कि इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर। हमारे अर्थ जो है चारों तरफ से हवा से सराउंड की गई है। इस हवा को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। यानी कि बी जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है, और बी के बाद में आएगा ए। लिंक बैठ गया। लिविंग बींग्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट द एयर ऑल द टाइम। जीवित जो भी व्यक्ति है, पशु है, मनुष्य है, जानवर है, जीव है, कोई भी चीज है जो जीवित है, वो सांस अंदर लेती है, हवा अंदर लेती है और हवा बाहर छोड़ती है हर समय। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इस सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहा जाता है। यानी कि सी के बाद में डी आएगा। तो बी के बाद में ए और सी के बाद में डी। बी के बाद में ए आ रहा है लेकिन सी के बाद में डी नहीं आ रहा, बी के बाद में ए नहीं आ रहा, बी के बाद में ए, सी के बाद में डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमित हैज the good command on English as he was born and brought up in England। अमित has the good command। कमांड जो है हिंदी इंग्लिश के ऊपर उसकी अच्छी पकड़ है, तो द नहीं आएगा। द कोई पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई आप कर रहे हो उसके लिए किया जाता है। यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल अ का इस्तेमाल किया जाएगा। अमित हैज अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश, ठीक है, ना कि द। अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू एड फ्यूल टू द फायर, मतलब कि आग में घी डालने का काम करना, यानी कि बुरी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ना। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, स्थिति को संभालना, उसको सुगम बनाना। एक्सप्लॉइट समवन, किसी का दोहन करना, किसी को परेशान करना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ऑलरेडी खराब स्थिति को और ज्यादा गंभीर करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज का अभाव। इसका सिनोनिम क्या होगा, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में। सफिशिएंसी, सफिशिएंसी का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब प्रभावशालिता, आप कितने कुशलता पूर्वक कोई काम कर सकते हैं। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है अपर्याप्त, कोई चीज नाकाफी है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी मतलब कमी है और कोई चीज नाकाफी है तो कमी ही होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है विनाशकारी। अब इसका सिनोनिम बताना है हमें।
टफ मतलब मुश्किल, मिस्टीरियस मतलब कि बड़ा ही अजीब, विचित्र, रहस्यमय, डिजास्ट्रस मतलब कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला, बहुत ज़्यादा विपत्तिजनक, और डेलिकेट मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तो कैटास्ट्रॉफिक भी विपत्ति से जुड़ा हुआ है और डिजास्ट्रस भी विपत्ति से जुड़ा हुआ है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है डेफिनेट के स्पेलिंग। अब डेफिनेट का मतलब होता है कुछ चीज़ की निश्चितता, कुछ चीज़ की स्पष्टता। डेफिनेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? DEFINITE, डेफिनेट। सो यहाँ पे NATE नहीं होगा, NIET नहीं होगा, NETE नहीं होगा, NITE, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हॉब्सन्स चॉइस एक ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल फ्री चॉइस रखना कि आपके पास में कोई ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई रियल विकल्प नहीं है और इसलिए आप वही चीज़ चुन सकते हैं। ठीक है। टू बी एन एग्रेसिव मूड वेन फेसिंग अ चैलेंज, किसी चैलेंज को फेस करते समय बड़े ही आक्रामक मूड में हो जाना, इनकरेक्ट है। टू चैलेंज एन अनवर्दी ओपोनेंट, कि कोई ज़्यादा कुशल ओपोनेंट नहीं है, उसको चैलेंज करना। एंड अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल ऑल्टरनेटिव, मतलब कि आपके पास कोई एक तो ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो आपके पास चॉइसेस क्या होगी? लिमिटेड होगी। तो ऐसा कथित तौर पे आपको लग रहा है कि हाँ जी अपने फ्री विल से हम चूज कर रहे हैं, बट आपकी फ्री विल है नहीं क्योंकि आपके पास चॉइसेस नहीं है। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसे कि अभी के चुनावों में क्वेश्चन उठ रहा था, मोदी नहीं तो कौन, तो यार दैट मीन्स आपके पास चॉइसेस की कमी है। ठीक है। मोदी नहीं तो कौन मतलब आपके पास चॉइस नहीं है, तो आपने अपनी मर्जी से तो अपना चुना हुआ लगा दिया वहां पे पीएम, लेकिन आपके पास तो चॉइस ही नहीं थी ना उसके अलावा कोई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।